हेलो फ्रेंड्स। हम जनरल साइंस के अंदर ब्लड टॉपिक पढ़ रहे थे। इसमें हमने प्लाज्मा कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे आरबीसी। आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं। अब सबसे पहले जो लाल रक्त कणिकाएं होती है ये 99% भाग होती है। जैसे प्लाज्मा हमने पढ़ा था 55% था और बाकी जो रुधिराणु थे वो 45% थे। अब उन 45% में भी 99% आरबीसी होती है और 0.2% डब्ल्यूबीसी और बाकी अन्य प्लेटलेट्स होती हैं। तो सबसे पहले हमने देखा 99% आरबीसी है। अब आरबीसी का अन्य नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। ये इसका अन्य नाम है। आरबीसी जो है ये हमारे रुधिर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। हमारे रुधिर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कणिका है। अब इसके बाद पुरुष व महिला में इसकी संख्या अलग अलग होती है। अलग अलग व पुरुष में महिला की अपेक्षा संख्या अधिक होती है। आरबीसी जो होती है वो पुरुषों में महिला की अपेक्षा अधिक होती है। अब देखते हैं पुरुष में कितनी होती है और महिला में। पुरुष में इसकी संख्या होती है 5 मिलियन प्रति mm³ ये इसको मापने की इकाई है। और महिलाओं में होती है 4.5 मिलियन प्रति mm³। पुरुषों में ज्यादा है और महिलाओं में कम। अब नेक्स्ट चीज है, अब आरबीसी को किससे जोड़ के देखा जाता है? हीमोग्लोबिन से। तो हीमोग्लोबिन जो होता है, ग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है। रोग हो जाता है। ये तो इसकी कमी के कारण हो जाता है। ये हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है। अगर असामान्य रूप से लाल रक्त कणिकाएं जो है आरबीसी ये बढ़ने लगे तो इसको कहेंगे हम पोलीसाइथेमेनिया। पोलीसाइथेमिया ये होगा असामान्य रूप से अगर आरबीसी
बढ़ जाए तो इसे पॉलीसाइथेमिया, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं बहुलोहिता अणुरक्तता। आप ये नाम याद रखना, ये ज्यादातर जो भी साइंस के एग्जाम्स के अंदर नाम आते हैं वो यही पॉलीसाइथेमिया ही आएगा। ये बहुलोहिरुणुकता, ये कमी पूछा जाएगा। अब ये तो हो गई इसकी असामान्य वृद्धि। अब अगर इसकी असामान्य रूप से कमी हो जाए, लाल रक्त कणिकाओं की मात्रा में कमी को लोहिता कोशिका ह्रास कहते हैं। कोशिका ह्रास, ये तो हो गया इसका हिंदी नेम। इंग्लिश में इसको कहते हैं, जैसे आरबीसी को कहते हैं इरिथ्रोसाइट, तो इसको कहेंगे इरिथ्रोसाइटोपेनिया कहते हैं। ये तो है असामान्य रूप से बढ़ जाए तब, और ये कम हो जाए तब इसको इरिथ्रोसाइटोपेनिया, और जब असामान्य रूप से बढ़ जाए तो पॉलीसाइथेमिया, ये बोलेंगे इसको। अब नेक्स्ट जो चीज आती है इसमें, जब आरबीसी की कमी हो जाती है तो इसमें रक्त तथा ऊतकों में ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी, क्योंकि आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन को लेके जाना और CO2 को वापस शरीर से बाहर निकालना। रक्त तथा ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जब भी आरबीसी शरीर में कम होती है। अब नेक्स्ट चीज हम देखते हैं इसमें कि जितने भी स्तनपायी होते हैं उनके अंदर जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक नहीं होता है। स्तनपायियों में आरबीसी केंद्रक रहित होती है। ये जो है अपवाद, अपवाद कौन कौन से हैं? एक तो होता है ऊंट व लामा। इनमें आरबीसी गोलाकार व केंद्रक युक्त होती है। जो ऊंट और लामा है
इनके अंदर आरबीसी जो होती है, एक तो इनका उसका आकार होता है गोलाकार और दूसरी केंद्रक युक्त होती है। अब जब ऊंट और लामा के अंदर इसका आकार गोलाकार है, तो बाकी स्तनपाइयों के अंदर इसका आकार क्या होगा वो देखते हैं। जैसे मानव की आरबीसी का आकार उभयावतल होता है तथा केंद्रक रहित होती है। जो मानव की आरबीसी होती है उसका आकार उभयावतल होता है, ये गोलाकार नहीं होती। अब जो उभयावतल जो डिस्क होती है, उभयतल डिस्क में गोलाकार की अपेक्षा अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो जब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो ये ऑक्सीजन की मात्रा भी अधिक ले जा पाएगी। उभयतल डिस्क में गोलाकार की अपेक्षा पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है। अतः अधिक ऑक्सीजन का वहन हो पाता है। अब जो मानव की आरबीसी है का व्यास जो है 7 से 8 माइक्रोमीटर तथा जो किनारे पर 1 से 2 माइक्रोमीटर होते हैं, मोटे होते हैं। बाकी ये हमने देख लिया कि स्तनपायी जितने भी हैं, ऊंट और लामा को छोड़ के, उनकी सबकी में आरबीसी में केंद्रक नहीं होता एक तो, और उनका आकार जो होता है उसका उभयावतल होता है। बस ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक भी होता है और उसका आकार गोलाकार होता है। अब जो पुरुष होते हैं, पुरुष में हीमोग्लोबिन, फिर महिला में हीमोग्लोबिन और बच्चों में जो पुरुष होता है उसमें 15 ग्राम पर 100 mm, महिला में 13.5 ग्राम पर 100 mm, और जो बच्चे होते हैं इनके अंदर 16.5 ग्राम पर 100 mm रक्त में इतना होना चाहिए। 15, 13.5 और 16.5, ये पुरुष, महिला और बच्चों में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। अब हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग हो ही जाता है, वो हमने पहले ही पढ़ लिया। अब हीमोग्लोबिन की कितनी कमी से, लगभग 11, ये जो है 11 ग्राम पर 100 mm हो जाए तो ये हीमोग्लोबिन की कमी मानी जाती है, और इससे और ज़्यादा कम होने पर
एनीमिया रोग हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो आरबीसी होती है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? कब्रिस्तान, पहली चीज ये, जो आरबीसी का कब्रिस्तान होता है वो होता है प्लीहा। अगर जब भी प्लीहा ऑप्शन में होगा तो उसको क्या ऑप्शन अपन राइट करेंगे? प्लीहा को। अगर प्लीहा ऑप्शन में नहीं है, प्लीहा विकल्प में नहीं है, नहीं है, तब हम यकृत को उत्तर मानेंगे। जब भी आएगा कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं तो आंसर होगा प्लीहा। पर प्लीहा ऑप्शन में नहीं हो तब हम यकृत को सही मानेंगे। अब जो प्लीहा होता है, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। कहते हैं तथा प्राणियों के शरीर का ब्लड बैंक भी कहते हैं। क्योंकि जो प्लीहा होता है इसके अंदर लगभग 350 मिलीलीटर तक रक्त संग्रहित रहता है। प्लीहा को एक तो कब्रिस्तान कहेंगे आरबीसी का, और दूसरा इसको ब्लड बैंक भी कहते हैं क्योंकि इसमें 350 मिलीलीटर तक रक्त संग्रहित रहता है। तो ये सारा था अपने आरबीसी के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो डब्ल्यूबीसी होती है इसको पहले तो हम कहते हैं ल्यूकोसाइट। ये तो इसका अन्य नाम हो गया। अब जो डब्ल्यूबीसी है ये दो टाइप की होती है। पहली होती है अकणिका में, डब्ल्यूबीसी, और ये होती है दूसरी कणिका में, डब्ल्यूबीसी। अब जो ये अकणिका में डब्ल्यूबीसी होती है ये भी आगे दो टाइप की होती है। पहली होती है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, और दूसरी होती है मोनोसाइट, मोनोसाइट। अब कणिका में होती है ये तीन टाइप की होती है। पहली होती है इयोसिनोफिल्स, दूसरी होती है बेसोफिल्स, और थर्ड होती है न्यूट्रोफिल्स।
अब जो ये होती है लिम्फोसाइट्स, ये 26% होती है, मोनोसाइट 6% होती है, और इसिनोफिल्स 2.5%, बेसोफिल्स 0 से 5% तक, और न्यूट्रोफिल्स ये होती है 65% तक। अब ये जो लिम्फोसाइट होती है ये प्रतिरक्षा उत्पादन में अपना योगदान देती है। पहला इसका होता है प्रतिरक्षा उत्पादन। इसमें 2 टाइप की कोशिका होती है, बी व टी कोशिका। और ये जो होते हैं सबसे छोटे श्वेत माने WBC होती है, श्वेत रुधिराणु। इसके बारे में ये 3 चीजें हैं। मोनोसाइट जो है ये सबसे बड़े होते हैं, सबसे बड़े WBC। और ये जो है जीवाणुओं का भक्षण करते हैं, जीवाणुओं का भक्षण करती है। ये इसके बारे में 2 चीजें हुई। अब जो इसोफिल्स होती है ये हमारी एलर्जी तथा प्रतिरक्षण में सहायक होती है, एलर्जी व प्रतिरक्षण में सहायक। अब WBC में से जब भी क्वेश्चन बनता है, एक तो इस पे बनता है, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं इसको। दूसरा एलर्जी से संबंधित WBC वो नाम पूछा जाता है, तब ये इसिनोफिल्स ये आंसर होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है बेसोफिल्स। ये 3 टाइप के हिपेरिन, हिस्टामिन तथा सीरोटोनिन का वहन करती है। अब लास्ट बची है न्यूट्रोफिल। ये होती है मैक्रोफेजेस कहलाते हैं, ये न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं मैक्रोफेजेस कहलाते हैं। अब WBC में से जब भी क्वेश्चन आता है तो एक तो ये एलर्जी वाला आता है, या फिर इसका नाम पूछ लेते हैं, या फिर बी और टी कोशिका किसका पार्ट है, ये लिम्फोसाइट्स का है। सबसे छोटे और सबसे बड़े पूछ लेते हैं, और जीवाणुओं का भक्षण कौन से करती है वो पूछ लेते हैं। यही सब क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं WBC में। नेक्स्ट चीज आती है कि WBC व RBC का मानव शरीर में अनुपात क्या होता है। तो ये होता है 1:600। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। और रक्त में WBC की मात्रा, WBC की मात्रा रक्त में 6000 से 8000 प्रति mm³ के बीच होती है।
और दो चीजें हो रहे हैं कि ये जो एकणिकामय होती है, इनका निर्माण जो होता है ये लिम्फ ग्लैंड में होता है, लिम्फ ग्लैंड में। ये कोशिका द्रव्य कणिका रहित होता है। अब जो ये कणिका में होती है, इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा, या फिर इसको हम इंग्लिश में कहते हैं बोन मैरो। ये बोन मैरो में होता है और ये कणिका युक्त होते हैं। नेक्स्ट हमने ये देख लिया कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात 1:600 होता है। अब इसमें दो चीजें हो जाती है डब्ल्यूबीसी में। पहली चीज होती है संख्या बढ़ जाए, डब्ल्यूबीसी की संख्या में वृद्धि को ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। ये तो डब्ल्यूबीसी की जब वृद्धि हो जाती है उसको कहते हैं। और डब्ल्यूबीसी की वृद्धि जीवाणुओं का संक्रमण दर्शाती है। बढ़ रहा है दर्शाती है। जब भी डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ती है हमारे शरीर में, तब बाहर से कोई जीवाणु हम पे अटैक कर रहा होता है, इसीलिए उसको मारने के लिए इनकी संख्या बढ़ जाती है। अब ल्यूकोसाइटोसिस तो नॉर्मल वृद्धि होती है, उस कंडीशन को कहते हैं। अगर असाधारण रूप से कि डब्ल्यूबीसी बढ़े, असाधारण रूप से डब्ल्यूबीसी की वृद्धि होने पर ब्लड कैंसर हो जाता। अब ये जो ब्लड कैंसर होता है, इसको क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। ये ब्लड कैंसर को बोलते हैं। और डब्ल्यूबीसी की कमी को ल्यूकोपेनिया कहते हैं। वृद्धि को ल्यूकेमिया और कमी को ल्यूकोपेनिया कहते हैं। ये डब्ल्यूबीसी के बारे में है। नेक्स्ट इसी के अंदर है, इसका जो आकार होता है डब्ल्यूबीसी का आकार
अनिश्चित या गोलाकार होता है, ये और गोलाकार होता है। और इसका जो साइज होता है ये 5 से 20 माइक्रोमीटर तक बड़े होते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज इसमें आती है वो आती है प्लेटलेट्स। सबसे पहले तो इसको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट ये इसका दूसरा नाम है। अब हमारे रक्त में इनकी संख्या कितनी होती है, संख्या प्लेटलेट्स की ये होती है 1,50,000 से 4,50,000 प्रति mm³। ये इनकी संख्या होती है। प्लेटलेट्स की अगर वृद्धि हो जाए और एक हो जाए कमी, इन दोनों कंडीशंस को क्या क्या बोलेंगे। वृद्धि को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोसिस। और जब कमी हो जाती है इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। प्लेटलेट्स की वृद्धि थ्रोम्बोसाइटोसिस और कमी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाती है। अब जो प्लेटलेट्स होती है ये अंडाकार डिस्क जैसी होती है, इनका आकार गोल या अंडाकार होता है। अंडाकार होता है। और जो प्लेटलेट्स की जो आयु होती है इसकी आयु 1 सप्ताह होती है। अब जब हमें चोट लग जाती है तब ये प्लेटलेट्स एक रसायन का स्राव करती है। चोट लगने पर प्लेटलेट्स रसायन स्राव करते हैं जिसे प्लेटलेट्स कारक कहते हैं। कारक थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। ये जब भी हमारे चोट लगती है तब ये एक रसायन का स्राव करती है जिसको थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं।
अब जो ये प्लेटलेट्स कारक होते हैं, प्लेटलेट्स कारक रक्त का जो रक्त होता है, रक्त के स्कंदन में सहायक होते हैं। स्कंदन मतलब उसका थक्का बनाने में सहायक होते हैं। अब जो डेंगू रोग होता है, इसमें इनकी संख्या में गिरावट आती है। डेंगू के समय इनकी संख्या में गिरावट आती है। तो इनकी संख्या बढ़ाने के लिए क्या क्या यूज किया जाता है? बकरी का दूध, गिलोय, कीवी आदि, ये सब जो है प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाते हैं। अब एक चीज रह गई थी बीच में, जो आरबीसी होती है। आरबीसी का जीवन 120 दिन होता है। ये एक चीज थी इसकी। और बाकी इसी टाइप से ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे इसके अंदर, वो होगा हमारा रक्त समूह। तो आज की ये क्लास थी। थैंक यू।